बाजों की तरफ मत देखो। कल ये विरोधी लोग कहेंगे कि ये बाज भी चंद्रशेखर ने पाल लिए हैं, ये बाज भी चंद्रशेखर जी की मदद करने के लिए पहुंच जाते। भाई मैंने किसी को नहीं कुछ भी कहा है, मैं तो प्यार बांटने के लिए निकला हूं, लोगों को जोड़ के निकला हूं। अगर इंसानों के साथ पक्षी भी जुड़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलता। मौत कल की आके आ जाए, हम अपने लोगों के हितों से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। अगर हम जैसे लोग चुप हो गए, हम जैसे लोग बैठ गए, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो लड़ाई को लड़ ले। प्यारे साथियों, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में जुट के ये संदेश सरकार को दे दिया कि आप लोग कमर कसे में बैठे हो, मेरे एक आदेश का इंतजार कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूं, चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही के लिए, हमारे नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समाज हित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद में है। हम मिट तो सकते हैं लेकिन समाज के हितों से समझौता करके छुप नहीं सकते। मेरी बात को मैं अकेला व्यक्ति था, भांते जी यहाँ बैठे, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बीपी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई कि बीपी एक्ट 1949 खत्म किया जाए, क्योंकि उसमें मोदी समाज के लोगों के साथ अन्याय है। प्यारे साथियों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने से दिखाई देते हैं, ऐसा ही पढ़ना पहनते हैं लेकिन अपने नहीं हैं। आज तो हर पार्टी आपको लुभाने के लिए अपने नेताओं को, फरीदाबाद के लोग सुनो, पलवल के लोग सुनो मेरी बात को, हर पार्टी ऐसे पटके पहना के अपने लोगों को घुमाने लगी है, लेकिन ऐसा पटका पहनने वाला सच्चा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा हो सकता है। नीला पट्टा तो बाजार की हर दुकान में मिल जाएगा, कोई क्या नहीं मिल जाएगा। कोई पार्टी बताओ, आप औरों को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को देखो। जिन आरएसएस के लोगों ने जीते जी बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, वही आरएसएस के, बीजेपी के लोग सबसे बड़ा फोटो बाबा साहब का लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? तो अगर बाबा साहब की फोटो लगाने वाला सच्चा है, नीला पटका पहनने वाला, मात्र नीला पटका पहनने वाला सच्चा है, तो हर वो व्यक्ति सच्चा है जो वोट के लिए आपको जय भीम कर रहा है या नमस्कार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी बस्तियों में नहीं आते। मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी गलियों में नहीं आते, आपके घरों में नहीं जाते। और आप देखो किस तरह की व्यवस्था है कि आज भी अगर भेदभाव नहीं है तो बहुत सारे नेता जाके कमजोर वर्गों के घरों में खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं? खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो एहसास कराना चाहते हैं कि हम बदल रहे हैं। आप बदलते तो हमारे खिलाफ विरोध क्यों करते हैं? क्यों विरोध करते हैं हमारे खिलाफ? हमारे बच्चों की जान जा रही है, आप पे एक मामला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर छोटे मुकदमे दर्ज करने की बात आप कर रहे हैं तो 12 से गाइडलाइन बनी है, 26 हो गया, आप 100 मामले उठा के लेके आओ, हम लोग चर्चा करेंगे आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन मैं मानता कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में बैठे अध्यापकों ने, प्रोफेसरों ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन बच्चों ने जो आज डर रहे हैं, अगर आगे बढ़ के उन्होंने कहा होता कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कानून बनाओ, तो मैं स्वागत करता कि आपका चरित्र न्याय के लिए। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी कहा, वही डरेगा जो अपराध करेगा, जो अपराध नहीं करेगा वो क्यों डरेगा। मैंने कहा कि जो अपराध नहीं करना चाहते वो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश के मीडिया के चैनलों में हमने सुना जब किसान आया था तो किसान नहीं आया था, खालिस्तानी आए थे, खालिस्तानी। जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो मुसलमान नहीं लड़ रहा था, जैन सिख बोल नहीं लड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे। जब अपने हकों के लिए दलित पिछड़े आते हैं, आदिवासी आते तो नक्सली कहा जाता है। इसलिए मैं टीवी को सुन के ही समझ आता है कि जो अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो आंदोलनकारी नहीं थे, क्योंकि जिनको पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। मैंने तो अपने बच्चों से कहा कि आप मत जाओ, कहीं भी आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, हमारा लीगल सेल है, आर्य जी है, रंजीत जी है, हम लोग लड़ेंगे ना भाई। जिनको हम लोग वोट देते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वोट लेके हमसे मुंह फेर लें? फिर हमारे लिए लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आंदोलन करने की जिम्मेदारी किसकी? सवाल वालों का एक एप्लीकेशन है
ईरान में बंधक बनाए गए 16 भारतीय नागरिकों को ईरान की कैसे तत्काल हस्तक्षेप कराकर मुक्त कराने हेतु उन्होंने विदेश मंत्रालय को लिखा है और मुझसे आग्रह किया है कि मैं इसमें बढ़ चढ़ के आवाज उठाऊं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसके लिए जल्द ही विदेश मंत्रालय में लेटर भी लिखूंगा और जाकर मिलकर कोशिश भी करूंगा कि इन भाइयों को छुड़वाया जाए। देखो, जब ये यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो कार्रवाई है वो भी अब ऑनलाइन है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते तो मानते सरकार इस पक्ष में थी। गौर से सुनो, क्योंकि जब किसानों के खिलाफ कानून बने और किसान आए कोर्ट में तो सॉलिसिटर जनरल की खूबियां गिना रहे थे, 370 पे खूबियां गिना रहे थे, 3 तलाक पे खूबियां गिना रहे थे और तमाम कानूनों पे खूबियां गिना रहे थे। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन पे जब रोक लग रही थी तो जेब में हाथ डाल के खड़े थे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिनको हम रहनुमा समझते हैं वही हमें मारने के पीछे तुले।